आप सभी का दो कौड़ी चैनल पर स्वागत है। आज हम संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। उसके संख्या पद्धति बड़ा बृहद होता है। ये आपके प्राथमिक टेट के लिए भी मैथ की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जूनियर के मैथ के लिए भी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हमारा एक पूर्व का वीडियो था जिसमें हमने बताया था कि सेवारत अध्यापकों के लिए बेसिक की किताब मैथ की कितनी कारगर होती है, उस पर चर्चा किया था। हमने कहा था कि क्लास 5 और क्लास 6 की किताब प्राथमिक के टेट के लिए मैथ के लिए एनएफ है। जूनियर के मैथ के लिए आप 7th 8 की भी किताब का उपयोग और कर लेते हैं तो और बेहतर स्टैंडर्ड में होते हैं। सबसे पहले आज मैं इस वीडियो में बेसिक चीज़ों पर चर्चा करूँगा, विशेषकर ये चैनल सेवारत अध्यापकों के लिए था। तो मैं लेट ना करते हुए सीधे विषय वस्तु पे आता हूँ। सबसे पहले संख्या की हम बात कर लें। संख्या मतलब कितनी वस्तुएं हैं। अगर हम एक क्वेश्चन क्वेरी करते हैं कितने व्यक्ति हैं, तो इनको व्यक्त करने के लिए जिन अंक का प्रयोग हम करते हैं उसी को हम संख्या करते हैं। यानी कितनी वस्तुएं हैं, इसको प्रकट करने के लिए जो जवाब हम देंगे वही संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संख्या कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा, संख्यांक एक शब्द आएगा। आपके क्लास 6 की किताब बड़ी अच्छी किताब है मैथ की, उसको आप उपयोग कर सकते हैं बेसिक के अध्यापकों के लिए। संख्या मतलब क्या है कि अगर कितनी संख्या है और संख्या को लिखने के लिए जिन अंकों का प्रयोग हम करते हैं उन्हीं को संख्यांक कहते हैं। और एक चीज़ और समझने का प्रयास करिएगा, जो पुरानी लिपियां थीं, गिनती लिखी गई थीं, तो 1 से लेकर 9 तक की ही गिनती आपको लिखी गई थी। ये चीज़ भी हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये संख्या और संख्यांक क्या है कि संख्या कितनी वस्तुएं, उसका जवाब जो मिलेगा वो आपका कहीं न कहीं संख्या है, और संख्या को लिखने वाले जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं को संख्यांक कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। संख्या को समझिए, इसके दो भेद हम कर सकते हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, जो संख्या वास्तविक ना हो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या का भेद, परिमेय का भेद, पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या का भेद, प्राकृतिक संख्या और शून्य। ये क्रम है, ये संख्या का विभेद है, और हम यहाँ पे अब चर्चा आपसे क्रम से करेंगे। 2-3 चीज़ें आपको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले एक चीज़ समझने की कोशिश ये करिएगा कि जब हम बचपन में पढ़े, जब हमारे गुरुजी लोगों ने पढ़ाया, तो हमको किसी ने भी पढ़ाया सिखाया तो गिनती ही सिखाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए। यानी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? गिनती की संख्या, और गिनती की संख्या। अब गुरुजी ने हमको गिनती कहाँ से पढ़ाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये अनंत चला जाएगा। यानी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1 से लेकर अनंत तक होगी। तो कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाना चाहिए कि शून्य जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी शून्य, अगली लाइन इंपॉर्टेंट क्या हो गया? शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत ही किससे होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हो गई? 1 जो होगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृतिक या प्राकृत संख्या होगी कौन? 1। गिनती की जो संख्या है वही प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई? 1। और शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है,
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। कौन? एक सबसे छोटी प्राकृतिक या प्राकृत संख्या होगी। ये आप हमारा वीडियो देखिए तो कलम और कापी लेके बैठिए, उसको नोट भी करते जाएंगे तो और आसानी से आपको समझ में आए। यानी शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? एक, और उसकी सीमा नहीं है कि वो कितनी बड़ी होंगी। ठीक है, तो अनंत। तो ये आपका हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया किसके बारे में? प्राकृतिक संख्या के बारे में। अब जरा समझने की कोशिश करिए। अब आ गया, जैसे कोई भी संख्या बनती है तो हम 1, 2, 3, 9 और एक अंक और हम ले लेते हैं क्या? 0। यानी अगर ये आपसे पूछा जाए कि कुल अंक कितने हैं तो आपका जवाब क्या होगा? 10। आपके कुल अंक कितने हो गए? तो 10। और इन्हीं 10 अंकों से बड़ी सी बड़ी, छोटी से छोटी सब संख्याओं का निर्माण होता है। किससे? इन्हीं 10 अंकों से। तो सबसे छोटा अंक कौन हो गया? 0 हो गया। सबसे बड़ा अंक कौन हो गया? 9 हो गया। 0 सबसे छोटा अंक हो गया मान के मामले में, सबसे छोटा, और 9 क्या हो गया? सबसे बड़ा अंक। अगर अंक की बात हम कर लें, यानी इन 10 अंकों की ही सहायता से सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निर्मित होती है। हमें यहाँ चर्चा आपको और भी एक छोटी सी चीज हम समझ लें। जैसे मान लीजिए कि शून्य के बारे में, एक परिभाषा के बारे में हम नहीं समझते, हम शून्य के बारे में क्या जानते हैं? हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जान गए। अगर हम किसी, मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या हमने ले लिया 5, इसमें हमने शून्य को जोड़ा तो क्या उत्तर मिला? 5। क्लियर हो गया? अगर इस किसी प्राकृतिक संख्या में से शून्य को घटाया तो वही प्राकृतिक संख्या मिलेगी। अगर हम 5 में शून्य का गुणा कर दें तो क्या हो गया? 0। और 5 में हम शून्य का भाग कर दें तो ये अपरिभाषित है, अनंत है। किसका हम भाग करेंगे? शून्य का। लेकिन शून्य में अगर हमने 7 का भाग कर दिया तो क्या होगा? 0। ये हम शून्य के बारे में समझने का प्रयास कर लिए। यानी शून्य क्या है उसको समझ लीजिए कि शून्य वह संख्या किसी प्राकृतिक संख्या में जोड़ा जाए तो कोई प्रभाव नहीं। शून्य वह संख्या है किसी प्राकृतिक संख्या में से घटाया जाए तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राकृतिक शून्य को किसी प्राकृतिक संख्या में गुणा करेंगे तो मान क्या हो जाएगा? 0। किसी प्राकृतिक संख्या में शून्य से भाग करेंगे तो ये अपरिभाषित है, अनंत होगा। और किसी शून्य में अगर किसी प्राकृतिक संख्या से भाग देंगे तो मान क्या आएगा? 0 आएगा। ये हम शून्य के बारे में समझ लिए। अब ये कह रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या और शून्य को मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे ऐसे करते हुए अनंत तक चली जाएंगी तो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। यानी सिंपल परिभाषा क्या होती है? क्या कि प्राकृतिक संख्या के साथ और किसको मिला लेंगे? शून्य को। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी, होल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4। अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो अब बताइए सिंपल सी बात, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0। 0 क्या होगा? 0 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी।
नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद ये सबसे बड़ी की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगा। ये आपसे समझने की जरूरत है। तो ये हमने अब तक क्या समझा, शून्य को समझा, प्राकृतिक संख्या को समझा और पूर्ण संख्या को समझा। इसके बाद जो हमें और समझने की जरूरत है उसको जरा ध्यान से देखते हैं। चूंकि पूर्णांक के 3 अंग थे, पूर्ण संख्या हमने उसको समझ लिया, अब आ गया धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये आप नोट भी कर लिए होंगे, मैं ये मान के चलता हूं। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, अगर हम 0 +1 +2 +3 +4 और ऐसे करते हुए कहाँ चले गए, अनंत। -1 -2 -3 -4 -5 करते करते कहाँ चले गए, अनंत। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये +1 +2 +3 +4 +5 ये चला गया, ये क्या कहलाएगा आपका, धनात्मक पूर्णांक। यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हमने धन का चिन्ह लगा दिया तो क्या कहलाएगा, धनात्मक पूर्णांक। और अगर हमने ऋण का चिन्ह लगा दिया तो यह क्या कहलाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य न धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा, ये क्या होगा, उदासीन पूर्णांक। शून्य क्या होगा, उदासीन पूर्णांक। तो आपको समझ में आ गया होगा पूर्णांक इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी धनात्मक पूर्णांक में +1 +2 +3 ये बढ़ते हुए चला जाएगा अनंत तक, और ऋणात्मक पूर्णांक भी -1 -2 -3। अगर यहाँ 2 धनात्मक पूर्णांक लें, धन 4 और धन 5 में, तो कौन बड़ा हो गया, धन 5। लेकिन यहाँ -4 और -3 में कौन बड़ा होगा, तो -3। -5 और -2 में कौन बड़ा होगा, तो -2। ये हमने चर्चा कर लिया किसका, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक। यहाँ तक आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ हम चर्चा आपसे कर रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें अभी आपसे डिस्कशन कर लें, पुनः हम इस पे बात परिमेय संख्या पे आएंगे। अगर हम ये क्वेश्चन आपसे क्वेरी कर लें, क्या शून्य प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गया। अगर हम ये आपसे पूछें कि पूर्ण संख्या, तो इसमें आपका क्या पूर्ण संख्या में हो गया, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते अनंत होगा। हिंदी में या मैथ में आपके 2 शब्द और आते हैं, उसको भी समझ लीजिए। एक शब्द आता अनुवर्ती और एक शब्द आता है पूर्ववर्ती और एक शब्द आता है उत्तरवर्ती। उपसर्ग प्रत्यय से सब जुड़ा हुआ है। अनु माने पीछे बाद की संख्या, उत्तर माने बाद की संख्या, अनु माने पीछे की संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। अगर मान लीजिए हमने पूछा, सिंपल सी परिभाषा है कि 7 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो क्या होगा, 7 के पहले क्या आएगा, 6 आएगा। 7 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 7। अगर हम ये पूछ लें कि 7 का अनुवर्ती और आबलिक उत्तरवर्ती क्या होगा, तो 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। यहां तक आपका क्रम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अनुवर्ती उत्तरवर्ती ये कॉन्सेप्ट क्लियर। इसको मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा।
एक के पहले कोई संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है, तो एक का क्या होगा, सिर्फ उत्तरवर्ती क्या हो गया, 2 हो गया, लेकिन उसका पूर्ववर्ती नहीं होगा। एक का पूर्ववर्ती क्या होगा, नहीं, यानी एक का पूर्ववर्ती नहीं होगा। 9 का पूर्ववर्ती 8 हो जाएगा, उत्तरवर्ती 10 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, किसी संख्या के पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती के योग को जोड़कर 200 डिवाइड करेंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यानी हमने 7 का पूर्ववर्ती क्या निकाला, 6, 7 का अनुवर्ती उत्तरवर्ती क्या निकाला, 8, दोनों का योग करिए 6 8, 14 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यानी पूर्ववर्ती संख्या अनंत संख्या होगी, उसकी कोई दिक्कत, लेकिन एक का पूर्ववर्ती नहीं होगा, उत्तरवर्ती अनुवर्ती तो बढ़ते क्रम में चला जाएगा। ठीक इसी तरह शून्य का पूर्ववर्ती कोई नहीं होगा, पूर्णांक संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। शून्य का उत्तरवर्ती क्या होगा, 1, 1 का उत्तरवर्ती क्या होगा, 2, यानी शून्य का पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी। तो ये 2 चीजें मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा था, इसको भी आप भली बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमने इसी के साथ किस पर चर्चा कर लिया, उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती पे भी हमने आपसे चर्चा कर लिया, ठीक है। आगे हम आते हैं आपका परिमेय संख्या पे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। परिमेय संख्या क्या है उसको बड़ा ध्यान से समझें। पूर्णांक की हमने चर्चा कर लिया, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक और पूर्ण संख्या पे। अब हम परिमेय संख्या पे आते हैं। परिमेय संख्या क्या है उसको जरा समझने का प्रयास करिएगा। प्राइम नंबर यानी p/q हो, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? यानी कोई संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिखेंगे? भिन्न के रूप में। अब भिन्न का मान क्या हो जा, p/q हो, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्याएं क्या होना कहलाएगी? परिमेय संख्या। क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। क्यों? कि अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग देंगे, अगर q का मान 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित या अनंत हो जाएगा, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो परिमेय संख्या वो संख्या होगी जो p/q के रूप में लिखा जा, लेकिन वो क्या हो जाए? q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? कि q का मान जब 0 होगा तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। अगर हम 7 में 0 का भाग करेंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित से अनंत हो जाएगा, यानी 7/0 जो है परिमेय संख्या नहीं होगी। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो आप जरा और समझने की कोशिश करिएगा। अब हम परिमेय संख्या की बात कर लें, ठीक है। हमने लिख दिया क्या? अब उसको बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमने लिखा, सबसे पहले पकड़िए कि सभी पूर्णांक संख्या, एक लाइन पकड़ लीजिए, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय होती है। सभी पूर्णांक संख्या क्या होगी? परिमेय होगी, ठीक है। सभी पूर्णांक संख्या क्या होगी? परिमेय होगा। अगर हम यानी 0 क्या है? परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्योंकि हम 0 को बटा 1 लिखेंगे तो मान क्या होगा? 0 होगा। नीचे तो आपका 1 हो सकता है। और सभी पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में क्या आ गया? धनात्मक पूर्णांक। यानी आप देखिए, इसको ऐसे समझिए, +1 +3 +99, ये सब क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। हम बटा 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या होंगे?
पूर्णांक होंगे। -7 लिखेंगे, एक क्या होगा -11/1 क्या होगा -11 को -11 यानी ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। क्या है सब, परिमेय संख्या है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और भी समझने की कोशिश करिएगा, यानी सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। शून्य क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि शून्य भी परिमेय संख्या है, प्राकृतिक भी संख्या पूर्ण है, सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय होंगी, सभी धनात्मक पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होंगी, सभी ऋणात्मक पूर्णांक परिमेय संख्या होगी, सभी पूर्णांक क्या होंगी, परिमेय संख्या होगी। ये आसानी से आप समझ सकते हैं, इसको आपको समझने के लिए बहुत आसान होगा। क्लियर हो गया। अगर हम ये कहते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या यानी +5 लिखे तो हम 5/1 लिख लिए, 7 लिखे तो 7/1 यानी P/Q के रूप में हमने लिखा, तो ये परिमेय संख्या होंगी। -3 क्या होगा, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए परिमेय संख्या होंगी। 0 क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर -7/-9 ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। -9/4 ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये P/Q के रूप में लिखा है, इन चिन्ह का कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकल जाए 100√, यानी ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर हमने किसी संख्या का घनमूल निकल जाए तो क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि हम 4/, लिखेगा। अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में लिखा है तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। 22/7 पाई का मान है, 22/7 ये परिमेय संख्या, लेकिन उसका जो अनुमानित मान होता है पाई का 3.14 जी अनंत कर, वो परिमेय संख्या नहीं है। तो पाई क्या है, अपरिमेय है, उसका मान 22/7 क्या है, परिमेय है। 0.25 क्या ये परिमेय संख्या होगी, हाँ होगी, क्योंकि इसको भिन्न में बदलेंगे तो 25/100 लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। अगर 0.03 क्या ये परिमेय संख्या होगी, तो हाँ परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम इसे 3/100 लिख सकते हैं P/Q के रूप में। क्या 10⁻² परिमेय संख्या होगी, तो हाँ होगी, क्योंकि 100 इसे हम 1 लिख सकते हैं। क्या 10⁻³ परिमेय संख्या होगी, हाँ होगी, क्योंकि इसको नीचे लाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा और ये 1/1000 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या होगी। क्या 10⁻² परिमेय संख्या होगी, हाँ इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² यानी 1/100 होगा, तो ये परिमेय संख्या होगी। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। यहाँ तक कि अगर कोई आवर्ती संख्या है 2.252525 ऐसे ऐसे बार बार लिखा जाए तो यह भी परिमेय संख्या होगा, यानी आवर्ती संख्या भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हमने कहीं लिख दिया 36/81 तो ये आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/9, यानी ये परिमेय संख्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमें परिमेय संख्या का एग्जाम्पल कितना आसानी से हम समझ सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका घनमूल निकल जाए, भिन्न के रूप में हम सबको लिख लें, ये सभी परिमेय संख्या। सिंपल सी बात है, शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। दोनों को मिला भी देंगे तो पूर्ण संख्या क्या होगी, तो परिमेय संख्या होगी। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, सभी परिमेय संख्या हैं। और धनात्मक ऋणात्मक का पूर्ण संख्या को मिलान का पूर्णांक बनता है, यानी सभी पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, परिमेय हैं। ये हमें आपको समझने की जरूरत है। यानी भिन्न के ही रूप में लिखा गया। अगर हमने यहाँ लिख दिया 3 सही 2/3 तो यह भी परिमेय संख्या होगी। 3 3 के 9 2 11/3
3, यानी यह भी परिमेय संख्या है। यानी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भिन्न पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और शून्य सभी क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। आपको इसमें किसी तरह की नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि परिमेय संख्या को अनंत रूपों में भी लिखा जा सकता है, ये हमें आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रत्येक परिमेय संख्या इंपॉर्टेंट होती है, इसको हमें आपको समझने की जरूरत है। क्लियर हो गया? अब बच गया अगला कॉन्सेप्ट, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। यानी जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो अब जरा उसको भी देखते हैं। अपरिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल न निकल पाए, जिसका घनमूल न निकल पाए, ऐसी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। सिंपल। अपरिमेय संख्या का उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका होगा क्या? पाई। अपरिमेय संख्या का सीधा परिभाषा, जो परिमेय ना हो संख्या क्या कौन सी कहलाएगी? अपरिमेय। जो संख्या p/q के रूप में न लिखा जाए, p/q के रूप में लिखा जाए, उसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, q का मान 0 हो जाए एक प्रकार से, तो अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय का उदाहरण क्या है? पाई, √2, √7, √3/5। ऐसी अगर संख्याएं आ गई तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। यानी एक प्रकार से काल्पनिक संख्याएं भी कह सकते हैं। यानी काल्पनिक संख्या तो नहीं कहेंगे, अपरिमेय संख्या ये कहलाएंगी। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? अपरिमेय संख्या। या √ जैसे -5 कर दें, यह भी आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ तक आपका हमने क्लियर कर लिया। परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, यहाँ पर हमें संख्या, और जितनी संख्याओं को अभी तक हमने चर्चा किया वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या। वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। तो वास्तविक संख्या क्या हो गई, उसको भी हमने आपको समझने की कोशिश किया। अब इसके अलावा जो संख्याएं बच गई वो काल्पनिक संख्याएं हो सकती हैं, उनकी कोई लिखने का बहुत अपना तरीका नहीं होता है। तो ये हमारी जो संख्याएं होंगी वो काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं। उस पर इनको अवास्तविक संख्याएं भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याओं को क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर √-2, √-7, इस तरह की जो संख्याएं होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी? काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हमने इस पर भी चर्चा कर लिया, परिमेय पर भी और परिमेय पर भी चर्चा कर लिया। ठीक है, आगे हम चर्चा कुछ और शब्दों पर करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला, चूंकि हम संख्या पे ही चर्चा करनी है तो उसको हम और समझने की कोशिश करेंगे। तो पाई क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो काल्पनिक अवास्तविक संख्या पर भी हमने चर्चा आपसे कर लिया। एक शब्द आपका आता है स्थानीय मान। क्या आता है? स्थानीय मान। उसको भी अब समझ लें, क्योंकि आप उसके बारे में जान रहे हैं। 5 की किताब में भी बहुत अच्छी तरह दिया गया है, 6 के भी किताब में आपकी मैथ में है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 7215, तो 5 का लोकल वैल्यू क्या होगा? 5। 1 का लोकल वैल्यू 10, 2 का लोकल वैल्यू 200, 7 का लोकल वैल्यू 7। अब इनका योग करेंगे तो 7215। तो ये जो वैल्यू निकला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी उनकी लोकल, वो इकाई के स्थान पे थे तो इसका 5 मान आया। यही 2 आ जाएगा इकाई के मान पे तो 2 हो जाएगा। 1 की जगह अभी 5 चला जाए तो इसकी लोकल वैल्यू 50 हो जाएगी। यहाँ की 2 की जगह 1 आ जाए तो लोकल वैल्यू 100 हो जाएगी। तो इसे हम आपको लोकल वैल्यू या स्थानीय मान कहते हैं। और शून्य का स्थानीय मान 0 होता है। लेकिन कोई अंक हमने लिख दिया है 1, 2, 5, 125 लिखा, लेकिन ये हम लोकल वैल्यू निकाले तो ये आपने देखा, लेकिन जो 2 क्या है? 2 मूल मान है, 2 का मान ही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक मान। क्या कहते हैं? वास्तविक मान।
इसी को हम कहते हैं, दो को अगर हम दो ही कहेंगे उसी को हम कहते क्या हैं, जातीय मान। क्या कहेंगे, जाति का। इसी को हम क्या कहेंगे, मूल मान। यानी इसके हम कई नाम जानते हैं। अगर दो, उसका रियल अंक क्या है, इसी को हम कहते हैं क्या, अंकीय मान। यानी स्थानीय मान ना पूछें तो वो दो जो है वो वास्तविक मान कहलाएगा, जाति मान कहलाएगा, मूल मान कहलाएगा, अंकीय मान कहलाएगा। अगर यहाँ पर हम चले जाएं तो यहाँ पर हमने अगर 1 को 7 को ले लिया जाए, लोकल वैल्यू ना निकालें, तो ये 7 ये इसका क्या है, आपका वास्तविक मान होगा, जाति मान होगा, मूल मान होगा, अंकीय मान होगा। इन शब्द से भी हम आपको परिचय करा दिया। यानी जो अंक का है, अगर हमने लिखा 9340 तो 3 क्या होगा, वास्तविक मान है। लोकल वैल्यू तो 300 होगी, लेकिन वास्तविक मान, जाति मान, मूल मान, अंकीय मान क्या होगा, 3 होगा। यह भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद कुछ और जो नंबर सिस्टम चूंकि बहुत व्यापक होता है, उससे जुड़े कई चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ और समझिएगा, क्वेश्चन भी आते हैं, एग्जाम में आए भी हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 10। 9 के बाद 10, 2 अंक आ गए। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 100। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 999। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 1000। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 9999। कभी कभी प्रश्न आता है कि एक अंक की कुल कितनी संख्या है, तो एक अंक की कुल संख्या कितनी है। अगर हम प्राकृतिक संख्या में चलें तो 1 से गिनती शुरू होगी तो 9। क्लियर हो गया। 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, क्वेश्चन आपसे कई बार आया है। तो समझने की कोशिश करिएगा देसी भाषा में। अगर किसी अंक की छोटी संख्या पूछे, 1 अंक की छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी संख्या 10, 3 अंक की छोटी संख्या 100, 4 अंक की छोटी संख्या 1000, तो हम बच्चों को समझाते हैं कि 5 अंक की छोटी संख्या तो 1 के लिख के बाद 4 जीरो कर लिया, यानी 10,000 हो गया। बड़ी संख्या के लिए बच्चों से हम कहते हैं कि उतना 9 लिख लेते हैं, बड़ी संख्या हो गया। 5 अंक की बड़ी संख्या 99,999। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो हम 10 से 99 तक गिनती तो नहीं करेंगे। तो 2 अंक की कुल संख्या सबसे कितनी है, उसके निकालने का तरीका क्या है कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9, घटा देंगे तो क्या हो गया, 90। तो 1 अंक की कुल संख्या 9 थी, 2 अंक की कुल संख्या कितनी होगी, 90 होगी। 10, 11, 12 करके 99 जाएंगे तो 90 इनकी काउंट करेंगे। इसी तरह 3 अंक की कुल संख्या कितनी होगी, 900। 3 अंक की कुल संख्या कितनी होगी, 900। 4 अंक की कुल संख्या कितनी होगी, 9000। 5 अंक की कुल संख्या कितनी होगी, तो 90,000। तो यह भी आप समझ गए होंगे, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, उनकी डिजिट की संख्या। ठीक है, तो यह भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका संख्या निर्माण का। किसका क्वेश्चन आएगा, संख्या निर्माण का। जैसे मान लीजिए आपसे दे दिया 1, 0,
9, 7, इनसे एक बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए और छोटी से छोटी संख्या बनाइए। 9017 से आप बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए और छोटी से छोटी संख्या बनाइए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? संख्या कौन सा हमको क्वेश्चन में दिया? 9 दे दिया, 0 दे दिया, 1 दे दिया, 7, और कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए 9 के बाद 7 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 9710। छोटी संख्या बनाएंगे तो 0179 ये लिखना बिल्कुल गलत है। छोटी संख्या बनाएंगे तो 0 को सबसे किनारे न लिख के पहले एक डिजिट लिखेंगे, 1079, 1079 जो है सबसे छोटी संख्या होगी। यह भी हमें आपको दिमाग में रखना है, ये भी चीज़ें हमें आपको समझने की ज़रूरत है। शून्य का जाति मान शून्य का शून्य होगा, मूल मान शून्य होगा, अंकी मान शून्य होगा, लेकिन स्थानीय मान भी इसका शून्य होगा। तो आप समझ गए होंगे किसी अंकों से बड़ी संख्या कैसे बनेगी और छोटी संख्या कैसे बनेगी, उसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा कर लिया। इसके बाद हम चर्चा आपसे करते हैं मैथ में जो आपका आता है क्या, सम और विषम। सम और विषम की बात हम कर लें। जब इकाई का सम संख्या क्या होगी? जो 2 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो जा? 2 से विभाज्य। और जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो इकाई के अंक पर क्या मिलता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10। यानी इकाई के अंक पर क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या। क्या कहलाएगी? यानी 2 से विभाज्य संख्याएं सम संख्या, 2 से जो न कटे वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। तो 2 से न कटने वाली, यानी जब इकाई का अंक क्या हो? इकाई का अंक क्या आ जा? यहां इकाई का अंक क्या था? 0, 2, 4, 6, 8। ये तो सम संख्या। इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9। तो ये कौन सी संख्या होगी? जब इकाई का अंक विषम संख्या कौन सी होगी? जो 2 से न कटे। यानी इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। हमने लिख दिया 171, तो ये क्या है? आपकी विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। अगर हम यहीं लिख दिए 172 तो क्या हो गया? सम संख्याएं। इकाई का अंक 2 है। तो हमने सम और विषम से भी आपसे चर्चा कर लिया। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम इसी लगे आपसे चर्चा और भी कुछ कर लेते हैं जो आपके मैथ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे क्वेरी किया जाता है। एक शब्द आता है अभाज्य संख्या। बहुत ध्यान से समझिएगा। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। यानी वो संख्या जो भाज्य न। अब वो संख्या में आएंगे कौन? अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा? 1 से बड़ी हो। अभाज्य संख्या किससे बड़ी होगी? 1 से बड़ी हो। ठीक है, स्वयं से कटे, स्वयं से विभाजित हो, और 1 से विभाज्य हो। एक से बड़ी हो, स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाज्य हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। अब जरा समझिए, यानी एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट तो यहीं के लिए, क्योंकि 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब 1 से बड़ी में आपका क्या आ गया? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19।
ये जितनी संख्याएं हैं ये सभी आपकी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। देखिए, एक से बड़ी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, या तो स्वयं से कटेंगे ये सब संख्याएं या एक से कटेंगे। और वास्तव में अभाज्य संख्या से ही हम क्या निकालते हैं? गुणनखंड। जब गुणनखंड करते हैं तो इन्हीं अभाज्य संख्याओं का प्रयोग हम करते हैं। अगर हमने 27 का गुणनखंड करना है तो 2 से नहीं कटा तो फिर किससे काटेंगे? 3, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या क्या हो गया? एक से बड़ी स्वयं से विभाजित और एक से विभाज्य, ये क्या है? अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। क्लियर हो गया आपका। किसकी हमने चर्चा कर लिया? अभाज्य संख्या पे। ठीक है, इसके बाद आपका आगे हम और भी चर्चा इसी के साथ कर लेते हैं। सअभाज्य संख्या, यानी आप समझ जाइएगा क्वेश्चन कि एक अभाज्य संख्या नहीं है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो गई? 2। 2 क्या हो गया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2। सअभाज्य संख्या, यानी स माने 7 अभाज्य संख्याएं, 7 7 3, 5, 7, 11। ठीक है, इनमें क्या है कि लघु महत्तम समापवर्तक एक होगा, एक ही कॉमन मिलेगा। ये ऐसे भी क्या कहलाएंगे? 3, 5, 7, 11 क्या हो गया? सअभाज्य संख्या। क्या हो गया? सअभाज्य संख्या हो गया। यह भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आपका आ गया एक शब्द और, भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य यौगिक संख्या, अब समझने की कोशिश करिए। एक अभाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या क्या होगी? जो विभाजित हो, जो क्या हो? विभाजित हो। किससे? एक से विभाजित होगा, स्वयं से विभाजित होगा, और किसी और संख्या से, और किसी संख्या से क्या हो? विभाजित हो। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी आपकी? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। जो विभाजित हो किससे? एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी संख्या से विभाजित हो जा, तो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य या यौगिक संख्या। अब इसका उदाहरण देखिए आप। अभाज्य संख्या आपका क्लियर हो गया। अब हम चर्चा कर रहे हैं आप किसे? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। तो एक तो होगा नहीं, अभाज्य संख्या भी नहीं है, एक 2 भी नहीं होगा उस शर्त को, 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 2 एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। तो आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा? 4, 6, 8, 9, 10, 12। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया आपका? 4। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना कि भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, इस पर भी हमने आपसे चर्चा कर लिया। इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने जो एक प्रकार के जो नंबर सिस्टम में जितने प्रमुख शब्द थे उन पर हमने आपसे चर्चा कर लिया। एक आपका इम्पॉर्टेंट हो गया, रह गया विभाज्यता की शर्तें। कक्षा 5 की मैथ की किताब लेंगे तो इसमें दिया है कौन सी संख्या 2 से कटेगी जब इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। कौन सी संख्या 3 से कटेंगी, अंकों का योग में 3 से भाग कर लें तो कटेगा। 4 से कौन कटेगा, 5 से कैसे कटेगा, 6 से कौन कटेगा जो 2 3 से कटे, 7 से कौन कटेगा, 8 से। ये विभाज्यता की शर्तें कक्षा
5 में भी है, कक्षा 8 में भी है, इसको आप देख सकते हैं। और मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आना चाहिए। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सेवारत अध्यापक के लिए ही चैनल है, और विशेष करिए जो मैंने बताया है वो आपको ज़रूर 2-4 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से मिलेंगे मैथ में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।